गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर भी। ठीक है। अच्छा देखो, यस। हम लोग आज एस जो कर रहे थे वो कंप्लीट कर लेंगे, जो हम लोग का कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग वाला था। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं। ये देखो, मैंने बोला था हमारा क्या क्या बाकी है। देखो, एक तो हम लोग को मैंने बोला था इलास्ट्रेशन वन का आंसर अगर तुम लोग लिख लोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, अपने हिसाब से। अच्छा, और यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 9 10 11 12 और एक एमसीक्यू और एक एग्जाम्पल 1 2 3। तो चलो ठीक है, पहले वही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 9 10 11 12 वो पहले कर लेते, फिर एमसीक्यू, और उसके बाद एग्जाम्पल का भी छोटा छोटा है, हम एक बार बता देंगे क्या है। ठीक है, और अगर हम नहीं भी बताते हैं तो भी कोई इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा चीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या बोला है। ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैज ए फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 9,000 लाख टू बिल्ड ए ब्रिज इन 3 years टाइम फ्रेम। ठीक है, 3 years के अंदर जो है एक ब्रिज बनाने का काम लिया गया है। ठीक है, अब इसमें 9,000 लाख जो है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और ये फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब ये हो गया कि प्राइस हम लोग का जो बोल दिया है वही वाला फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो एक फिक्स्ड होता है, कॉस्ट प्लस होता है, मतलब जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा उसमें उसके बाद प्रॉफिट लगता जाएगा। अब यहाँ पर उसके आगे बोला है, देखो समरी ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, कुछ समरी दे दिया है कि क्या क्या काम हुआ है। देखते हैं क्या समरी दिया है, क्या डेटा गिवन है हम लोगों को। इनिशियल अमाउंट फॉर रेवेन्यू, इनिशियल अमाउंट फॉर रेवेन्यू एग्रीड इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इनिशियल अमाउंट फॉर रेवेन्यू एग्रीड इन कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू यानी सेल प्राइस कितना है। इनिशियली 9,000 लाख, 9,000 लाख, 9,000 लाख, वो हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 9,000 लाख का है। वेरिएशन इन रेवेन्यू बोल रहा है कि ये सेल प्राइस चेंज हो सकता है अगर कोई वेरिएशन, वो हम लोगों ने रेवेन्यू कैलकुलेशन में देखा था, मैंने लिखवा दिया है तुम लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर कुछ वेरिएशन करवाएंगे तो ऑब्वियसली सेल प्राइस बढ़ेगा। हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, अब उसमें बोलेंगे ये वेरिएशन कर दो, तो वो तो अपना प्राइस ऐड जरूर करेगा ना। तो वेरिएशन यहाँ पर ईयर वन में तो कुछ नहीं है, ईयर टू में इतना इतना हो सकता है। अच्छा, फिर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकट अप टू रिपोर्टिंग डेट, मतलब जब जब रिपोर्टिंग करना पड़ता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना इनकट हो चुका होता है। ये देखो, पहले साल इतना तक, फिर उसके बाद इतना इतना। अब इस पे दो स्टार लगा हुआ है, यहाँ एक स्टार, यहाँ दो स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब ये नीचे दिया हुआ है। क्या बोला है देखो यहाँ पर, इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूडेड है 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3 टू कंप्लीट द वर्क। बोल रहे हैं कि इसमें 100 लाख का मेटेरियल का कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। और ये कौन सा मेटेरियल है, ये वो मेटेरियल है जो थर्ड ईयर में यूज किया जाएगा काम को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब यहाँ से इस 100 लाख को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो कॉस्ट इनकट अप टू डेट निकालते हैं कि हम लोगों ने कितना कॉस्ट इनकट किया है। तो ईयर टू में जो 100 लाख का मेटेरियल का कॉस्ट है वो तो हमारा इनकट ईयर थ्री में होने वाला है। वो मेटेरियल वहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मेटेरियल खरीद लिया, यूज होना स्टार्ट हो गया, अब जहां तक मेटेरियल कंज्यूम्ड है वहां तक ही लिखेंगे ना। अब अगर 100 लाख का कंज्यूम्ड नहीं है तो नहीं लिखना पड़ेगा, यहां से माइनस कर देना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या बोला है वो देखते हैं। एक्सक्लूड बोला है 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर टू, बोल रहा है कि इसमें एक्सक्लूडेड है 100 लाख जो मटेरियल को ईयर टू से ट्रांसफर किया गया है। तो ईयर थ्री के काम में ही तो वो मटेरियल चाहिए, क्योंकि ईयर थ्री में जब काम को कंप्लीट करना है तो 100 लाख का मटेरियल का जरूरत होगा, लेकिन वो कॉस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सक्लूडेड है। तो फिर मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए 100 लाख कम दिख रहा है, तो यहाँ ऐड करना है, यहाँ लेस करना है। यहाँ लेस इसीलिए करना है क्योंकि यहाँ पर उस मटेरियल का कॉस्ट इंक्लूडेड है जो कि इस साल यूज ही नहीं होने वाला, नेक्स्ट ईयर होने वाला। नेक्स्ट ईयर इंक्लूड इसीलिए करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर यूज हो रहा है लेकिन वो वैल्यू एक्सक्लूडेड है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है अप टू डेट वाला वो थोड़ा सा इस तरीके से चेंज हो जाएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट एस्टिमेटेड इस बार हम लोग को दे दिया है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बोला है कि प्रॉफिट एस्टिमेटेड जो है इतना इतना दे दिया है। ठीक है, आगे क्या कैलकुलेट करने बोला है देखते हैं। बोला है कि कंप्यूट ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, हर साल का रेवेन्यू बताना है, एक्सपेंसेस बताना है,
ईयर वाइज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज पर AS7। ठीक है, तो हमें तीन चीज बताना है हर एक ईयर के लिए। पर ईयर के लिए रेवेन्यू, पर ईयर का एक्सपेंस, पर ईयर का जो है प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हम लोग का इनिशियल अमाउंट फॉर रेवेन्यू एग्रीड ये बताया है 9,000। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना हर साल का रेवेन्यू है, ये पूछा था। रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिट। ठीक है, ये तीन चीज पूछ रखा है। तो रेवेन्यू हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो हम पहले रेवेन्यू का याद दिलाते हैं। रेवेन्यू हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है, पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट होगा, मतलब जो रेवेन्यू प्राइस होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कितना कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट जितना होता है इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये हमें निकालना पड़ता है। मतलब सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन का हम लोग का रूल्स क्या था, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कितना कॉस्ट इनकर्ड होने वाला है, और ऊपर हो जाएगा कॉस्ट इनकर्ड टिल द डेट इनटू 100। ठीक है, तो हमें ईयर वन में कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो फाइंड आउट करना है। और उसके साथ साथ अगर हमारा कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि हमें लग रहा है कि वो इनकर्ड हो सकता है, तो वो दिखाना है। तो देखो हम लोग को पता है कि ईयर वन में कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, 2093। ठीक है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना इनकर्ड हो सकता है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस बार ना क्वेश्चन में वो चीज मिसिंग है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना हो सकता है। तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, देखो ये हम लोग का सेल प्राइस है ईयर वन का। ठीक है, ईयर वन के अकॉर्डिंग, और ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ईयर वन का, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो अगर हम लोग सेल प्राइस से प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हम लोग को कॉस्ट मिल जाएगा। नॉर्मल सा बात है, सेल प्राइस से अगर हम लोग प्रॉफिट लेस करते हैं तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा, मतलब ईयर वन का एस्टिमेटेड कॉस्ट मिल जाएगा। सेम तरीके से ईयर टू का और ईयर थ्री का एस्टिमेटेड कॉस्ट मिल जाएगा, और एस्टिमेटेड कॉस्ट मिलेगा तभी जाके हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला स्टेप इस क्वेश्चन में इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखते हैं ईयर वन। ईयर वन, ठीक है, तुम लोग प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई वैसा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं रेवेन्यू आफ्टर रेवेन्यू एग्रीड इन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू एग्रीड इन कॉन्ट्रैक्ट ईयर वन का 9,000 इन लैख। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। इस साल कोई वेरिएशन नहीं था, तो वेरिएशन इन रेवेन्यू यहाँ पर दिखाते हैं, जीरो दिखेगा। दिखाओ तो ठीक है, नहीं दिखाओ तो भी चलेगा। वेरिएशन इन रेवेन्यू ईयर वन में हम लोग का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल आ जाएगा रेवेन्यू आफ्टर वेरिएशन, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे वेरिएशन है नहीं कुछ, अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग लेस कर देंगे एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर, देखो लिखा हुआ है एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट ईयर वन में। ठीक है, फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट है उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर हम लोग का है 950। तो अगर सेल से प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा कॉस्ट, और क्योंकि ये एस्टिमेटेड है तो इस कॉस्ट का नाम दिया जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा माइनस कर लेते हैं 9,000 माइनस 9, तो ये हम लोग का आ गया 8050। ठीक है, ये कैलकुलेट होके आ गया 8050, 8050 एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो अब ईयर वन का हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हैं, या फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, जो भी बोलो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या होता है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड अप टू डेट। तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड ईयर वन में कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, ये रहा क्वेश्चन में गिवन है 2093।
तो यहाँ पर लिखेंगे 2093 और नीचे हो जाएगा 2093 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो भी बोला है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है, 8050, मतलब ईयर वन में टोटल इतना कॉस्ट हम लोग का इनकट हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिखो 8050 माइनस 2093 ऐसे करके इंटू 100, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर 8050 लिखने से भी होगा। बताते हैं क्यों ऐसा लिख रहे हैं। नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये पूरे ईयर वन का एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर ईयर वन हो गया। नॉर्मली जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हमें इस तरीके से नहीं दिया हुआ रहता है। कैसे दिया हुआ रहता है, कॉस्ट टू बी इनकट दिया हुआ रहता है। कोई भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने जो किया है, तुम लोग अगर उसको देखोगे, ये देखो हमें कॉस्ट टू बी इनकट दिया हुआ रहता है कि कितना हम लोगों ने कॉस्ट इनकट किया है 390, और उसी डेट पे हम लोग ईयर एंड पे देख सकते हैं कि फ्यूचर में कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो ये टोटल मिला के होता है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर वन, ठीक है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर वन। अब इस क्वेश्चन में ना हमें ये टोटल मिल गया, तो ये हो गया करेंटली इनकट क्या है, लेकिन टोटल देखे तो ईयर वन में इतना इनकट करना पड़ेगा, मतलब और फ्यूचर में कितना इनकट करना पड़ेगा, फ्यूचर में थोड़ी ना 8050 इनकट करना है, 8050 माइनस 2093, फ्यूचर में इतना इनकट करना है। तो ये दोनों का टोटल लिखो या फिर एक ही बार में 8050 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये ऐड कर दिया, ये हम लोग का आ गया 8050, 2093 डिवाइडेड बाई 8050। लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं, कंसेप्ट सेम है, लैंग्वेज का फर्क है। इस वजह से जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया हम लोग का 26%, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट ईयर वन का पूरा निकाल चुके हैं। यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब कॉस्ट टू बी इनकट एंड कॉस्ट ऑलरेडी इनकट दोनों आ जाता है, ठीक है, ये बात। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन निकालेंगे। तो यहाँ पर ईयर वन में निकालते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट जो कि है, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मतलब जो सेल प्राइस है, ठीक है, ये देखो कैसे निकलता है, जो रूल्स है वही करना है। यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन 26%, तो इतना हो जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। 2340, ठीक है। वो इन लैख ये सब अगर लिख लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, ये इन लैख है। ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कितना होगा, मतलब ईयर वन का हम लोगों ने निकाल लिया। और यहाँ पर बोला है कि एक्सपेंसेस, ठीक है, कंप्यूट ईयर वाइज रेवेन्यू, कंप्यूट ईयर वाइज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, एक्सपेंसेस कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, देखो टोटल एक्सपेंसेस तो 8050 है, तो ऑब्वियसली देखो जो हम लोगों ने इनकट किया उतना ही, मतलब 2093 होना चाहिए। एक्सपेंसेस फॉर ईयर वन, ये सभी हम लोग ईयर वन के लिए कर रहे हैं। ईयर वन का अगर एक्सपेंसेस पूछेगा कितना रिकॉग्नाइज होगा, तो हमें आंसर देना चाहिए 2093, क्योंकि ईयर वन में तो हम लोगों ने इतना ही किया है। और उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ये देखो टोटल दिख रहा है ईयर वन में जो 8050 एक्सपेंस टोटल इनकट एंड टू बी इनकट मिला के। तो इस पे अगर 26% लगाओगे तो भी तुम लोग को ये आंसर मिल जाएगा। लगा भी सकते हो या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अपना मर्जी है। ये देखो 8050 इंटू 26% आ गया, ठीक है। टोटल इतना लगने वाला है हमें ईयर वन में पता चला, लेकिन हम लोगों ने ईयर वन में लगाया है 2093 इतना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, और एक 4 पॉइंट बोला है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, और कितना कॉस्ट लगेगा इसे कंप्लीट करने के लिए, एंड प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ पर दिखा देते प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। प्रॉफिट और लॉस कितना रिकॉग्नाइज करेंगे ईयर वन में, ये देखो 2340, ये रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है 2093, तो इसका डिफरेंस ही जो है वो हम लोग का प्रॉफिट है। तो आ गया 247 इन लैख, ठीक है, ये आंसर आ गया, ये ही पूछा था, ठीक है।
अच्छा, सेम तरीके से हमें ईयर 2 का भी निकालना है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज जो बोल रखा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट, कितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, फर्दर कितना कॉस्ट लगेगा, तो वो भी अगर लिखोगे तो फर्दर ये हो जाएगा, मतलब ईयर 1 में फर्दर कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा हमें दिख रहा है 8050 माइनस 2093, ठीक है 5975, चाहो तो वो भी नहीं, माइनस शायद गलत हो गया, 8050 माइनस 2093, हाँ 5957 इतना हो जाएगा, ठीक है। ये भी चाहो तो लिख सकते हो, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ईयर 1 में खड़े होके हमें लग रहा है, और कितना कॉस्ट इनकर्ड हो सकता है 8050 माइनस 2093, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5957 इन लैख, ठीक है। सेम तरीके से हमें बाकी ईयर का भी करना है, तो ईयर 2 का करते हैं इसके बाद। ईयर 2 का भी हम लोग को निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो वहां पर भी सेम तरीके से निकालेंगे। रेवेन्यू ये देखो, रेवेन्यू एग्रीड 9000 लैख, लेस हो जाएगा, इसमें शायद वेरिएशन था, पहले ऐड करेंगे, वेरिएशन इस पॉइंट में था, उसमें 0 था, यहाँ पर वेरिएशन इन रेवेन्यू 200, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, वेरिएशन करवाने के वजह से सेल प्राइस और भी बढ़ गया, तो सेल प्राइस पहले था 9000 लैख, अब हो गया है 9000, मैंने गलत अमाउंट लिख दिया है शायद, नहीं ठीक है 9200, 9200, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ से लेस हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट देखते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ईयर 1 में, ये देखो 1000, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर होल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो जाएगा 1000, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8200, हम लोग यहाँ पर ना ईयर 2 के साथ साथ ईयर 3 भी कर लेते, तब जल्दी हो जाएगा, नहीं तो देरी लगेगा। ये ईयर 2 और यहाँ पर ईयर 3 सेम तरीके से कॉलम में बना लेंगे, ठीक है। तो ईयर 3 का भी साथ ही साथ लिख लेते, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। ईयर 3 में 9000, यहाँ पर भी वेरिएशन हम लोग का जो है वो 200 है, मैं देख लेते हैं, हाँ वेरिएशन 200 है, तो 9200। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एस्टिमेटेड होल प्रॉफिट, ये भी 1000 है, तो ये भी हो जाएगा 8200, ठीक है। ये हो गया एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड टोटल लिखना है, टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ईयर 2 में और ईयर 3 में हम लोग को कितना दिख रहा है कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा। अगर तुम लोग चाहो तो ईयर 1 को भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, टेबल में, इससे जल्दी होगा, ठीक है, जैसा प्रेजेंटेशन करोगे इसमें थोड़ा जल्दी होगा। तो ये हम लोग का हो गया एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे एक्चुअल, ये भी लिख लेते हैं नीचे, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट या अप टू डेट, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट वाला लैंग्वेज यूज किया है, तो हम भी लिख ले रहे हैं यहाँ पर कि रिपोर्टिंग डेट तक हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट इनकट कितना है, ठीक है। तो ये देखते हैं कितना है, देखो यहाँ पर बोला है कि 6168, लेकिन उसमें अभी अभी हम लोगों ने देखा कि -100 होना चाहिए, और 8100 में 100 ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो 6168 माइनस 100 और 8100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 8200, और ये हो जाएगा हम लोग का 6068, ठीक है।
तो देखो ये थर्ड ईयर हम लोग का कैलकुलेशन सही है। वो कैसे पता चला, देखो थर्ड ईयर कंप्लीट, थर्ड ईयर जो है लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का। तो उसमें हम लोगों को पता चला कि थर्ड ईयर तक, अप टू थर्ड ईयर तक टोटल 8,200 लाख का खर्चा होगा, जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो हमें पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट टू बी इनकर्ड अप टू डेट मतलब 6068 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा, नहीं यहाँ पर ये तो पूरा दिया हुआ है ना, हम लोग को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर हम लोग का ये वाला हो गया, हाँ 6068 वही आएगा, माइनस तो कर दिया है मैंने, और यहाँ पर हो जाएगा 8,200, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय कॉस्ट टू बी इनकट वो देखना है। अच्छा कॉस्ट टू बी इनकट कितना हो जाएगा, ये देखो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 8,200, अब तक कितना कॉस्ट इनकट हुआ है यहाँ पर, अब तक कितना कॉस्ट, और यहाँ पर तो 100% आ ही जाएगा क्योंकि थर्ड ईयर में पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100%, ऑब्वियसली कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%। हम लोगों को थर्ड ईयर में दिखा कि इतना कॉस्ट इनकट होने वाला, इतना कॉस्ट इनकट हो चुका है। सेकेंड ईयर में हम लोगों को दिख रहा था कि इतना कॉस्ट इनकट होने वाला है, जिसमें से सेकेंड ईयर ओनली 6068 इनकट हुआ है। तभी तो देखो ना 8,200 माइनस 6068, ठीक है। तो बाकी जो 2132 है वो हमारा नेक्स्ट ईयर में ऐड हुआ होगा, तभी जाके ये टोटल हम लोग का इतना आ रहा है। अब इसको देख लेते कितना आएगा, 6068 डिवाइडेड बाई 8,200 इंटू 1, तो ये 74% और ये हम लोगों का 100%। ये तो होगा ही देखो, क्योंकि लास्ट ईयर में 100%, यहाँ 26% हुआ, लास्ट ईयर में 100%, तो यहाँ पर कितना आ गया 74% आ रहा है, ठीक है। तो इतना हुआ है। अब यहाँ पर भी देखो सेम तरीके से किया है, बस मैंने प्रेजेंटेशन बदल दिया है थोड़ा सा ताकि जल्दी हो। दोनों एक साथ हो गया। ये देखो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पर भी हमें दिया हुआ था कि कॉस्ट टू बी इनकर्ड अप टू डेट कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 6068, और इसका 8200, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हम लोगों ने। उसमें 100 और 100 माइनस और प्लस होने वाला था अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर खड़े होके हमें लग रहा है कि टोटल कॉस्ट कितना इनकट होने वाला है आगे 6200, जैसे यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ मैंने माइनस करके लिखवाया, अगर तुम लोग वैसे नहीं लिखोगे, मैंने यहाँ दिखा दिया, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि इतना कॉस्ट इनकट होगा टोटल। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले रेवेन्यू। ईयर 1 ईयर 2 के नीचे नीचे ही लिख देते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पर अभी 9,200 हो चुका है वेरिएशन के वजह से, इंटू 74%। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा कितना आ रहा है देखते हैं, 9,200 इंटू 74%, तो ये वैल्यू आ गया 6808। यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन या फिर रिकॉग्नाइज्ड कितना हो जाएगा, एक्सपेंसेस टोटल है 8,200, इसका 74%। अगर नहीं करोगे तो भी डायरेक्टली तुम लोग का वही 6068 ही आने वाला है। अगर लिख दोगे कि ईयर 2 में इतना हुआ है तो भी ठीक है, इंटू 74%। अगर परसेंटेज नहीं लगाओगे तो भी हम लोग को पता है कि कितना कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर जो है इनकर्ड हुआ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे प्रॉफिट और लॉस, जो कि प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस 6808 माइनस 6068। रेवेन्यू से कॉस्ट लेस कर देंगे, ये हो गया 740 लाख, ठीक है। ये हम लोग का हो गया है रेवेन्यू। अच्छा अब ये तो हम लोग का क्यूमुलेट हो गया है। अब यहाँ पर ये 740 जो है अप टू ईयर 2 तक है। अब ऑलरेडी रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज्ड है उससे हम लोग को क्या कर देना है, माइनस प्रीवियस ईयर जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुआ है उतना अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि करेंट ईयर का कितना है। सारे सारे चीजों में मुझे करेंट ईयर का निकालना पड़ेगा। अच्छा तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये हम लोग का हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे हेडिंग कर लो, हो जाएगा अप टू, अप टू द डेट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रिकॉग्नाइज्ड
प्रीवियस ईयर और यहाँ पर लिखेंगे रिकॉग्नाइज्ड करेंट ईयर, रिकॉग्नाइज्ड करेंट ईयर, क्योंकि ये पूरा ईयर 2 का है, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो तो क्यूमुलेट होता है 6808 अप टू जो है हम लोग का सेकेंड ईयर तक, ठीक है। तो फिर रिकॉग्नाइज प्रीवियस ईयर कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 2340, ठीक है। प्रीवियस ईयर कितना रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 2340, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2340, ठीक है। तो करंट ईयर में कितना रिकॉग्नाइज करेंगे 6808 में वो इंक्लूडेड है 2340, तो ये आंसर आ गया 4468। सेम तरीके से हम लोग एक्सपेंसेस का भी देख लेंगे। एक्सपेंसेस जो है हम लोग का सेकेंड ईयर अप टू सेकेंड ईयर तक 6068 और प्रीवियसली 2093 इतना था, 6068 माइनस 2093, तो ये आंसर आ गया 3975, ठीक है। ये आंसर आ गया 3975, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये था ना 2093, और इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना बुक किया था हम लोगों ने, प्रॉफिट बुक किया था 247, और इस बार मिला के इसमें 247 इंक्लूडेड होगा, तो 740 ऑलरेडी 247 हम लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो 740 माइनस 247, तो ये हो गया हम लोग का 493, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब सेम तरीके से हम लोग, ये हम लोग का ईयर 2 वाला हो गया, ठीक है, इसके ऊपर लिख देते हैं ईयर 2। सेम तरीके से हम लोग ईयर 3 वाला भी करेंगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं, सेम कॉलम में करना। ईयर 3 में सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कितना होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हुआ है यहाँ पर 9200 इंटू 100%, पूरा ही रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा क्योंकि ईयर तो एंड हो रहा है 100%, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 9200, ठीक है। इसके ऊपर वाला कॉलम ये चल रहा है, और रेवेन्यू इन प्रीवियस ईयर कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो गया था, प्रीवियस ईयर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुआ था, यहाँ पर हम लोग को दिखाना है ये वाला अमाउंट, या फिर टोटल भी दिखा सकते हैं अप टू 6808 तक, ठीक है, 6808 प्रीवियस ईयर। तो इस साल कितना होगा 9200 माइनस 6808, तो ये हो गया 2392। सेम तरीके से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, तो एक्सपेंसेस कितना हुआ है इस बार 8200, उसका 100%, तो ये हो जाएगा 8200, और प्रीवियसली कितना रिकॉग्नाइज्ड हुआ था 6068, अप टू सेकेंड ईयर तक। देखो इसमें कौन कौन सा ईयर इंक्लूडेड है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 क्यूमुलेट हो गया है। अब इसमें कितना इंक्लूडेड है, ईयर 2 और ईयर 1 और ईयर 2, ये पूरे कॉलम में, तो अब इससे इसको लेस करेंगे तो ईयर 3 मिल जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर हो गया 8200 माइनस 6068, तो ये आंसर आ रहा है 2132, ये आंसर आ गया एक्सपेंसेस। अच्छा अब प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाएगा, ये माइनस करने से पता चलेगा 9200 माइनस 8200, मतलब 1000। थर्ड ईयर में टोटल प्रॉफिट अप टू थर्ड ईयर तक दिख रहा है 1000। अच्छा और अप टू सेकेंड ईयर तक दिखा था 740, तो यहाँ पर हो जाएगा 740, ठीक है। अब इससे इसको लेस कर देंगे, तो ये हो गया 260। लेंदी है लेकिन आसान है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन आसान है, क्वेश्चन को जो करने बोला है हमें, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमें बस इतना सा इसमें चेंजेस दिया था कि हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब पूरे ईयर 1 तक का कॉस्ट को जो है निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग को फर्स्ट ईयर क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि फर्स्ट हम लोग का 9000 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और उसमें हम लोग का एस्टिमेटेड प्रॉफिट इस साल एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता दिया था 950, और ये था रेवेन्यू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था। अगर फर्स्ट ईयर का हम लोग एक बार गो थ्रू करें तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था।
फिर यहाँ पर हम लोग को और एक चीज बताया था कि इस पीरियड में कितना खर्चा किया है, इन्होंने 2093 रुपीज का खर्चा किया है। लेकिन हम लोगों को अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना होता है तो एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू द डेट डिवाइडेड बाय होना चाहिए टोटल कॉस्ट अप टू द पीरियड। ठीक है, ईयर 1 में कितना कॉस्ट हमें दिख रहा है, तो फर्दर फ्यूचर कॉस्ट हमें पता नहीं चल रहा था। लेकिन क्वेश्चन में बताया था कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में कितना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है उससे हम लोग लेस कर सकते हैं हमारा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है फर्स्ट ईयर का है। मतलब फर्स्ट ईयर में इतना कॉस्ट इनकर्ड होना चाहिए। जो एडेड अमाउंट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बता देता था वो नहीं बताया था, इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से कैलकुलेट करके ये निकाल लिया कि फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है जो हमारा ईयर 1 में वो कितना है। इससे हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन मिल गया, बाकी प्रोसेस तो सेम है। अब इससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और एक्सपेंसेस अगर पूछे तो सिर्फ ये आंसर दोगे तो भी चलेगा, अगर ऐसे लिख के निकालते हो तो भी चलेगा। प्रॉफिट कितना हुआ, सेल से ये कॉस्ट लेस कर दिया, प्रॉफिट पता चल गया। और कॉस्ट टू बी इनकर्ड भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, अगर दिखाओ तो भी ठीक है, नहीं तो नहीं दिखाओ तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये 3 चीजें मेनली हमें बताना होता है। ये देखो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पर बता दिया मैंने, कॉस्ट यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बता दिया, ठीक है। तो करेंट ईयर का रिकॉग्नाइज्ड कितना होगा, करेंट ईयर का इसमें इतना ही होगा। आप सोचो कि इसमें ये कॉलम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थोड़ी ना क्यूमुलेट हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर में तो हमारा यही अप टू द ईयर है और प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं आएगा, और रिकॉग्नाइज्ड इन करेंट ईयर हम लोग का इतना बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेकेंड ईयर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फिर से निकाला क्योंकि वेरिएशंस था, ठीक है। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था तो एस्टिमेटेड कॉस्ट पता चल गया। मतलब ईयर 2 में कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का इतना खर्चा होगा टोटल, और ईयर 3 में बोला है इतना खर्चा होगा, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना हो जाएगा। अब हम लोगों को अगर निकालना है कि ईयर 2 में हम लोगों ने कितना खर्चा, कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट किया है, तो 6068 का खर्चा किया है, और यहाँ खड़े होके दिख रहा है कि टोटल इतना खर्चा आगे और होने वाला है। तो यहाँ पर 6068 तो किया, प्लस फर्दर कॉस्ट, ये इससे माइनस करोगे तो पता चल जाएगा, या फिर डायरेक्टली लिख दो। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 74%। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 8200 हम लोगों ने खर्चा किया, और इतना ही होने वाला है, आगे और कुछ फर्दर नहीं होने वाला है। तो 100% क्योंकि ईयर 3 में कंप्लीट हो रहा है। सेम तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्निशन निकालेंगे, तो रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, ये जो रेवेन्यू है ये ईयर 1 प्लस ईयर 2 का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का क्यूमुलेट हो गया। और प्रीवियस ईयर में इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड किया था जो कि हम लोग का ईयर 1 का था, तो सिर्फ ईयर 2 का अगर निकालना है इससे इसको माइनस करेंगे। सेम तरीके से एक्सपेंसेस का देखेंगे तो ये ईयर 1 ईयर 2 का था और ये ईयर 1 का था, इससे इसको लेस करेंगे तो ओनली ईयर 2 का पता चलेगा। सेम तरीके से प्रॉफिट ईयर 1 प्लस ईयर 2 का क्यूमुलेट हुआ, यहाँ पर ईयर 1 का दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग का ईयर 3 का आ गया। तो इस तरीके से हमें करते जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सेम तरीके से ईयर 3 का भी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9 के बाद देखो ये 10th नंबर का, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि Car Limited signed on 1/4/2001 a construction contract for 1 crore 50 lakh. Following particulars are extracted in respect of contract for the year ended. ठीक है, तो ये particulars दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, material used, labor charges paid, higher charges of plant, other contract cost, labor charges still outstanding. It is estimated that by spending further 33,50,000 the work can be completed in all respect. अच्छा, इतना खर्चा हो गया है, लेबर को इतना पेमेंट कर दी है, हायर चार्जेस इतना लगा है और अदर कॉस्ट इतना लगा है, लेबर का इतना अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में तो आएगा, हम लोगों ने पे नहीं किया है लेबर को, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर का इतना सारा खर्चा है। तो ये टोटल हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की, इसको कंस्ट्रक्शन करने का खर्चा कितना आया, और ये है फर्दर कॉस्ट होने वाला। You are required to compute profit and loss for the year to be taken to PL account and any provision for foreseeable loss to be recognized as per AS7। बोल रहा है कि बताओ कि प्रॉफिट लॉस कितना होगा, और अगर कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसका मतलब पीएल में कितना अमाउंट, मतलब प्रोविजंस कितना बनाना है वो हमें बताना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, तब तो हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके बता सकेंगे कि कितना प्रॉफिट और लॉस होगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज से कॉस्ट इनकर्ड लेस करेंगे तब पता चलेगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। मतलब ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना इनकट कर चुके हैं और फ्यूचर में कितना इनकट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं statement showing the amount of profit or loss to be taken to PL account and additional provisions for foreseeable loss. Particulars amount. सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो खर्चा हमें मिल जाता है। सबसे पहला खर्चा है मेटेरियल यूज्ड 71 लाख। यूज्ड का मतलब ही कंज्यूम्ड है, तो ये हो गया 71 लाख। फिर लेबर चार्जेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग लेबर चार्जेस। तो लेबर चार्जेस पेड हम लोग का है 36 लाख और आउटस्टैंडिंग है 2 लाख, तो 36 लाख प्लस 2 लाख 38 लाख। हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट 10 लाख। अच्छा, और क्या खर्चा था, अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड, मतलब खर्चा हो चुका है 15 लाख। अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 15 लाख। ये सब खर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से ये कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, बाकी सारा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा कॉस्ट में तो आएगा क्योंकि हम लोग तो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, तो हमारा सारा खर्चा यहाँ पर ऐड करना है क्योंकि हम लोग दिखाना चाहते हैं कि कितना कॉस्ट इनकट हो चुका है अप टू द डेट। 8 + 1 9, 9 + 5 14, 4 7 + 1 3 3 3 6 7 8 9, तो ये हो जा रहा है, नहीं गलत हो गया शायद, 71 38 10। मैम 1 करोड़ 34 लाख। अच्छा, 1 करोड़ 34 लाख, 1 करोड़ 34 लाख, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट। कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट। अब डेट अगर दिया हुआ है तो उसको देख के लिख सकते हैं, डेट वैसे दिया हुआ है। अप टू द डेट यहाँ पर 31 मार्च 2002, मतलब ये ईयर जब एंड हुआ 31 मार्च 2002 तक का हम लोग इतना खर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग को निकालना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो अगर कोई फर्दर कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट इस डेट पे हमें दिख रहा है तो वो लेना पड़ेगा। तो वो दिख रहा है यहाँ पर, बता दिया है, एस्टिमेट किया गया है कि और इतना खर्चा करने से कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट होगा। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड या फर्दर कॉस्ट टू बी इनकर्ड या फिर फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड, एक ही बात है। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट 33,50,000। ठीक है, तो ये अगर हम लोग को निकालना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो जाता है कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड अप टू द डेट। अप टू द डेट तक था 1 करोड़ 34 लाख। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 करोड़ 34 लाख प्लस ये वाला वैल्यू 33,50,000, और ये दोनों को मिला देते हैं तो इसको बोला जाता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर, या फिर अप टू डेट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अप टू डेट, ये अगर टोटल कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 134 + 33.5 167.5, मतलब 1 करोड़ 34 लाख 1,67,50,000 इंटू 100। देखते हैं कितना होता है, 34 डिवाइडेड बाई यहाँ
167.5 कितना आएगा पता नहीं, 1,34 डिवाइडेड बाई 16750,000 80%। 80% आ गया। हो गया। अब हम लोग को निकालना है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इस साल का कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हम लोग कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 80%। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो भी बोले, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है हम लोग का 1,50,00,000। 1,50,00,000 1,20,00,000 आया है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। 1,20,00,000 आ जाएगा। 1,20,00,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो गया। अच्छा, अब हम लोग को देखना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज्ड, तो प्रॉफिट और लॉस कितना निकालेंगे। रेवेन्यू इतना है इस साल का, और इस साल का खर्चा है 1,34,00,000। तो लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है, लॉस हो जाएगा, माइनस करने से पता चल जाएगा। मैम 14 लाख। हाँ 14 लाख लॉस हो गया हम लोग का। 14 लाख ये ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया हम लोग का लॉस। लॉस इतना हो जाएगा। अब हमें देखना है कि फोर्सिनेबल अगर कुछ हम लोग का मतलब प्रोविजंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉस है तो प्रोविजंस बनाना है, तो उसको भी रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू है 1,50,00,000 माइनस कर देंगे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कितना ओवरऑल खर्चा हो सकता है, 1,67,50,000। देखो ऐसे ही करके हम लोग फोर्सिनेबल लॉस निकालते थे। ये देखो, अगर याद नहीं है हम एक बार दिखा देते हैं। ये रहा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, तो वही लिखा है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। ठीक है, इतना खर्चा हो सकता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल लॉस, टोटल फोर्सिनेबल लॉस भी लिख सकते हो कि फ्यूचर में दिखने वाला लॉस या एस्टिमेटेड लॉस, ऐसे लिख सकते। फोर्सिएबल लॉस माइनस करने से पता चलेगा 1,6750,000 माइनस 1,50,000 17,50,000। अच्छा मेरा गलत आ रहा है, 17,50,000 ये टोटल लॉस हुआ, जिसमें से हम लोग करेंट ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ऑलरेडी 14 लाख। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना प्रोविजंस बनेगा, तो यहाँ पर लेस कर देते हैं। ये देखो वैसे ही करना होता है। ये देखो टोटल लॉस आया, वहां से लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 14 लाख। तो फर्दर कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये हो जाता है 3,50,000 आना चाहिए। हाँ 3,50,000 आ रहा है लॉस। यस मैम। प्रोविजंस टू बी मेड ये भी लिख सकते हो, प्रोविजंस टू बी मेड या लॉस टू बी प्रोवाइडेड, एक ही बात है। जो लिखना चाहो लिख सकते हो, प्रोविजंस टू बी मेड ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोविजंस टू बी मेड। तो इस साल हम लोग इतना प्रोविजन कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर का लॉस जो है रिकॉर्ड करना प्रूडेंस नेचर के अकॉर्डिंग अलाउड होता है। हो गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग का 11th नंबर। आरटी एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू ए fixed price contract for construction of the tower with its customer. Initial tender price agreed to 20 crore. Tender price agreed का मतलब contract value. At the start of the contract, it is estimated that total cost to be incurred will be. अच्छा पहले ही बता दिया है कि टोटल कितना खर्चा लग सकता है, 200 करोड़। At the end of the year 1, it is this estimate stands revised to 202 करोड़। अच्छा पहले इनको लगा था कि 200 करोड़ में पूरा काम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ईयर 1 खत्म होने पे इन्होंने इस खर्चे को रिवाइज किया और बोला
बोला कि नहीं 202 करोड़ होगा। एज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 इयर्स, 3 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है। ड्यूरिंग ईयर टू में द कस्टमर हैज रिक्वेस्ट फॉर द वेरिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय 5 करोड़ एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 3 करोड़। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले जब पूरा डील हुआ तो बोला 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग 2 करोड़ ले लेंगे। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बोला कि मेरा सेल वैल्यू कितना है ये प्रोडक्ट को बना के देने का, कंस्ट्रक्शन का काम करने का, 220 करोड़। अब स्टार्टिंग में इनको लगा खर्चा कितना होगा, मतलब पूरा खर्चा ही बताया, कॉस्ट बता दिया 200 करोड़, लेकिन ईयर 1 के बाद यही खर्चा रिवाइज करके इन्होंने 202 करोड़ बता दिया। अब ड्यूरिंग द ईयर टू के टाइम पे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे, उन्होंने कुछ वेरिएशन करवा दिया अपने काम में, और उसके वजह से जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 5 करोड़ से इंक्रीज हुआ और कॉस्ट 3 करोड़ से। मतलब ये जो कॉस्ट है फिर 3 करोड़ से इंक्रीज होके 205 करोड़ हो जाएगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये और 5 करोड़ यानी कि 225 करोड़ हो जाएगा। फिर बोल रहा है आरटी हैज डिसाइडेड टू मेजर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हमें पता है कि कैसे करके डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट 2 यानी डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल कितना कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है बता दिया है, 52.52 करोड़ पहले साल। दूसरे साल बोला है 154.20 करोड़ इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल। तो अनयूज्ड मटेरियल जो है वो तो मटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा, तो उतना हम लोग को लेस कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर का इतना हो जाएगा कॉस्ट टू बी इनकर्ड, और थर्ड ईयर का तो खुद बता रहे 205 करोड़। अब देखते हैं कैलकुलेट करने क्या बोले। स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर ईच ईयर, मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर, बस डिग्री ऑफ कंप्लीशन और प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ये हम लोग को कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे है। यहाँ पर निकाल लेते हैं ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी कितना कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है ये देखो 52.25 करोड़, सॉरी 52 करोड़, यहाँ पर लिखा हुआ 52 करोड़। ठीक है, अच्छा ये इन करोड़ में है। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा करोड़ वरोड़ लिखना भूल जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, ठीक है, तुम लोग का अपना प्रेजेंटेशन सही रखना पड़ेगा, मतलब ये सब लिखने के बारे में, ठीक है, जैसे अगर हम भूल भी जाते हैं और ये रुपीस है, ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है। उसके बाद आ जाएगा 154.20 माइनस 2.5 करोड़, तो ये हो जाएगा हम लोग का मैम 151.70 करोड़। 151.70 करोड़। अच्छा, उसके बाद ये वाला 205 करोड़, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो वो भी हमें बताया था। देखो, जब हम लोग ईयर 1 में थे तब हम लोग को क्या पता था कि टोटल खर्चा कितना होने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तब हम लोग को पता है कि टोटल खर्चा होने वाला है, दिस एस्टिमेट स्टैंड्स रिवाइज टू 202 करोड़ एट द एंड ऑफ ईयर 1। दिस एस्टिमेट मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला है, एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड विल बी 200 करोड़। तब हमें लगा था 200 करोड़ होगा, लेकिन उसके बाद बोला कि 202 करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 202 करोड़। यहाँ पर हम लोगों को एस्टिमेट करके पता चला कि 202 करोड़ का खर्चा होगा। फिर ईयर 2 में फिर इसका वेरिएशन हो गया और कॉस्ट को 3 करोड़ से बढ़ा दिया, मतलब 205 करोड़, मतलब 202 प्लस 3, ये जो किया हुआ है यहाँ पर 205 करोड़। और लास्ट में भी कितना आ जाएगा, लास्ट में और तो कुछ हुआ नहीं है फर्दर कॉस्ट, तो ये 205 करोड़। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालनी है।
डिग्री ऑफ कंप्लीशन 52.52 divided by 200, 2 into 100. 151.70 divided by 200, 5.100 और 205 डिवाइडेड बाय 205 इंटू 100, क्योंकि थर्ड ईयर कंप्लीशन है तो ये 100% काम यहाँ पर कंप्लीट होगा, तभी ना थर्ड ईयर में कंप्लीट होने वाला है। और ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ये पहले कर लेते हैं। मैम 26%। अच्छा, ये 74% आ गया और ये वाला 26% आएगा। हाँ, 26 और 74 90 और यहाँ 10% हुआ होगा, टोटल 100%। ये भी क्यूमुलेट होता है 26%। यहाँ पर 74 माइनस 26 करने से करंट ईयर का कंप्लीशन इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो है वो निकाल लेते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो जाएगा कितना, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है हम लोग का, यहाँ पर देखते हैं, भूल गए हम, कितना था, 220 करोड़ स्टार्टिंग में। ईयर 1 में 220 करोड़ इंटू 26% जितना आएगा। ईयर 2 में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ से बढ़ गया, मतलब 200, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 करोड़ ये बोला था, इंटू 74%। और नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा 220 प्लस 5, ये तो उतना ही, इसमें चेंज तो कुछ हुआ नहीं, इंटू 100%, तो ये वाला तो आ जाएगा 2 to 5 करोड़ ही आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 220 इंटू 26%, 7.20 करोड़। ये वाला 57.20 करोड़ और ये वाला 166.50 करोड़। 166, 225 इंटू 74, 166। अच्छा, यस 166.5 करोड़। ठीक है, अब रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ऑलरेडी क्योंकि क्यूमुलेट हो रहा है फर्स्ट ईयर को छोड़ के, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तब तो पता चलेगा करंट ईयर में कितना होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 57.20 इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हुआ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 166.5। ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 57.20 और उसमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके देखना पड़ेगा। मैम 166 109.30 करोड़ और ये माइनस करने से हो जाएगा मैम 58.5 करोड़। 58.50 करोड़। हाँ, 58.50 करोड़ ये हम लोग का आ गया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या पूछा था इस क्वेश्चन में। स्टेज ऑफ कंप्लीशन प्रॉफिट टू बी, अच्छा प्रॉफिट भी निकालना है, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड वो भी निकालना है। तो हम लोगों ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज निकाल लिया, अब प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस रिकॉग्नाइज्ड, तो फर्स्ट ईयर कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉस्ट कितना इनकट हुआ है, ये देखो कॉस्ट हुआ है हम लोग का 52.52 और रेवेन्यू 57.20, तो प्रॉफिट है 57.20 माइनस 52.52 लेस करने से पता चलेगा प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है 166.5, 166.5 माइनस यहाँ पर हमें करना पड़ेगा जितना कॉस्ट इनकट है, मतलब 205, नहीं देखते हैं कितना देगा मैंने, हाँ 205 करोड़ और यहाँ पर हो जाएगा 225 माइनस करना पड़ेगा, देखते हैं कि एक माइनस करके 57.2 माइनस 52.25, 4.95, 52.52 और 57.2
ओ 5 नहीं, मैंने 5 तो ठीक लिखा है ना, हाँ ठीक लिखा है। अच्छा इसके बाद एक मिनट, मैंने क्या गलत लिख दिया, रेवेन्यू 57.20 है, ठीक है। और माइनस करेंगे कॉस्ट जो इनकर्ड हुआ है, मतलब 52.52, 57.20 माइनस 54.68 होगा। अच्छा मेरा माइनस गलत हो गया है, 4.68 हो रहा है, ठीक है, ये वाला 4.68 हो रहा है। अच्छा यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा रेवेन्यू, रेवेन्यू हम लोग का है 220, ये हम लोग का हो गया 166.5 माइनस 20.5, 146 आ रहा है, 146। और इसमें से ये क्यूमुलेट लेस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना होगा, 141 आ रहा है, 141.32। एक सेकंड, मेरा गलत क्यों आ जा रहा है, पहला वाला तो ठीक है, 4.68 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, एक मिनट चेक करते हैं सही आया कि नहीं सारा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ रहा है 57.20, ठीक है। उसके बाद ये वाला आ रहा है 166.5, ये वाला आ रहा है 109.30। अच्छा ये रेवेन्यू हो गया ना, इससे माइनस करना, हम ये क्यूमुलेट वाला ले लिए। अच्छा 109.30, 109.30 माइनस 20.5, 88.8। एक सेकेंड, कौन सा करेंट ईयर का है, मैंने तो लिखा तो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज यहाँ लाइन लगाते हैं ऐसे करके, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन द करेंट ईयर, ठीक है। अच्छा हम लोग को रेवेन्यू और उससे माइनस करना चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट हम लोग का कितना है करेंट ईयर का, करेंट ईयर का कॉस्ट है हम लोग का यहाँ पर ये 150। अब इसमें भी तो क्यूमुलेट हो रखा है ना, तो इसको भी लेस करना पड़ेगा, हाँ इसको भी लेस करना पड़ेगा मुझे, अगर करेंट ईयर का निकालना है। लेकिन अगर हम टोटल से क्यूमुलेट प्रॉफिट को लेस करते तो भी तो मेरा होना चाहिए, ये क्यूमुलेट है ऑब्वियसली। 151.70 जो है ये मेरा क्यूमुलेट है, उसमें 52.52 इंक्लूडेड है। 151.7 माइनस 52.52, तो ये हम लोग का 99.18 आएगा कॉस्ट, 99.18। प्रॉफिट एंड लॉस मुझे रिकॉग्नाइज करना है, तो मुझे यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ करेंट ईयर का लेना है तो वैसे कर सकते हैं 109.3, 10.12, हाँ ठीक है। देखो रेवेन्यू क्योंकि मैंने करंट ईयर का निकाल लिया, वैसे भी कर सकते क्यूमुलेट वाला लेंगे तो फिर क्यूमुलेट से पड़ेगा, ठीक है। तो फिर दोनों ही क्यूमुलेट लेना पड़ेगा, या तो सिंगल सिंगल लेना चाहिए या तो क्यूमुलेट लेना चाहिए। तो अगर हम डायरेक्टली करेंट ईयर का निकालेंगे तो करेंट ईयर का रेवेन्यू कितना है सेकेंड ईयर में 109.30, तो अगर हम सिर्फ ये करेंट का रेवेन्यू ले रहे हैं तो मुझे करंट ईयर का ही कॉस्ट लेना चाहिए। अगर हम उसमें ये 151.70 ले रहे हैं तो गलत इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें तो क्यूमुलेट होता है ना, तो इसमें ईयर 1 का भी है ईयर 2 का भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 151.70 से 52.52 लेस करना पड़ेगा। ये देखो 151.70 से 52 से, हाँ कितना था 52.52, ये लेस करना पड़ेगा। क्यूमुलेट लेंगे तो पूरा ही क्यूमुलेट लेके करना चाहिए या फिर सिंगल सिंगल जैसा लेना चाहिए वैसे ही होगा। 109.3 माइनस 151.7 माइनस हो गया 50, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 151.70 माइनस 52.52 माइनस 109.30, तो ये हो गया 10.12 डायरेक्टली आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग करना चाहे तो हम 225 ले रहे थे, तो मेरा गलत क्या हो जाएगा, फिर क्यूमुलेट लेने से मुझे क्यूमुलेट कॉस्ट लेस करना पड़ेगा तब प्रॉफिट मिलेगा। तो करेंट ईयर का
जो मुझे तो करंट ईयर का निकालना है, ठीक है। अगर क्यूमुलेट लेते भी आगे जाके मुझे करंट ईयर का ही निकालना पड़ेगा। तो देखो पूरे थर्ड ईयर का जो रेवेन्यू है इतना, और थर्ड ईयर का कॉस्ट कितना है, थर्ड ईयर का कॉस्ट हम लोग का ये 205, तो ये अप टू टोटल थर्ड ईयर तक का है। तो कितना है एक्चुअली हम लोग का 205 में से ये दोनों को ऐड करके लेस करेंगे तब ना पता चलेगा। ये देखो 205 मेरा अप टू थर्ड ईयर तक का है। इसमें फर्स्ट ईयर का कितना इंक्लूडेड है 52.52, और सेकेंड ईयर का कितना इंक्लूडेड है, सेकेंड ईयर का इंक्लूडेड है ये दोनों को लेस करके जितना आया था, ये देखो 151.70, ये अप टू सेकेंड ईयर था 52.5, ठीक है। तो 99.18 ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 99 पॉइंट, यहाँ लिख लेते हैं 205। ये देखो ये पूरे 3 साल का है। फर्स्ट ईयर का 52.52, सेकेंड ईयर का उसमें से क्यूमुलेट लेस कर दिया 99.18, ठीक है। ये आ गया 53.3 माइनस 58.5, तो ये आंसर आ रहा है 5.2 करोड़, 5.20 करोड़। ये हो गया प्रॉफिट करेंट ईयर का। देखो अगर हम लोग ईयर वाइज लेंगे तो वैसा करना पड़ेगा, और अगर क्यूमुलेट लेते हो तो भी होगा, वो भी हम बताते हैं। देखो अगर क्यूमुलेट लेते हो तो सेकेंड ईयर का क्यूमुलेट प्रॉफिट, क्यूमुलेट सेल वैल्यू 166.5, तो अप टू सेकेंड ईयर तक का खर्चा 151.70 ये लेना पड़ेगा, तब भी होगा। ये देखो 166.5, ये जो है ना, ये जो रेवेन्यू दिख रहा है ये ईयर 1 प्लस ईयर 2 का दिख रहा है, और ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है ये देखो ये भी ईयर 1 और ईयर 2 का है। तो जो हम प्रॉफिट इसमें निकालेंगे वो भी मेरा ईयर 1 प्लस ईयर 2 दोनों का निकलेगा ना। ये देखो यहाँ पर आ गया 14.8, ये मेरा ईयर 1 और ईयर 2 का, और मुझे निकालना है अब ईयर 2 का। ईयर 1 में ऑलरेडी प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कितना है 4.68, ये देखो निकाला -4.68, तो आंसर आना चाहिए 10.12 आ गया। वैसे भी कर सकते हो, ये देखो ये भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो वैसे ही निकलेगा, क्यूमुलेट हो रहा है ना। अब देखो जैसे थर्ड ईयर का, अगर हम लोग सिर्फ थर्ड ईयर का प्रॉफिट निकालना चाहे 225, ये जो रेवेन्यू है ये ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 मिला के इतना रिकॉग्नाइज हुआ, और इतने टाइम तक का कॉस्ट ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 तक का कॉस्ट, तो ये हो जाएगा, ये देखो 225 माइनस 205, तो ये हो गया 20, ठीक है। लेकिन ये तो तीनों साल का प्रॉफिट है, मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ ईयर 3 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है तो मुझे 2 साल का क्यूमुलेट प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। 2 साल का क्यूमुलेट प्रॉफिट फिर ये वाला है 14.8, तो इसमें से 14.8 हटा दो, -14.8 आ गया 5.20 करोड़। वैसे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा या फिर ऐसे भी चलेगा। फर्स्ट ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सेकेंड ईयर में क्योंकि मैंने सिंगल ईयर का लिया है तो मुझे सिंगल ईयर का एक्सपेंस ढूंढना पड़ेगा। तो 151.70 तो 2 साल का है, उसमें पहले साल का इतना है तो उसको मैंने लेस कर दिया। और जब थर्ड ईयर का किया तो 205 तो 3 साल तक का है, पहले साल का इतना, दूसरे साल का कितना, ये तो अप टू सेकेंड ईयर, दूसरे साल का 151.70 -52.52, ऐसे करने से दूसरे साल का निकला, ठीक है। तो ये देखो पहले साल दूसरे साल, और ये टोटल से अगर ये दोनों लेस कर देंगे तो हमारे करंट ईयर का जो है प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये रेवेन्यू के साथ ये लेस कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया जैसा करना चाहो। वो हम लाइन नहीं लगाए थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर गलत अमाउंट ले लिया था, मतलब क्यूमुलेट के साथ सिंगल अमाउंट, इस वजह से गलत आ रहा। अच्छा इसके बाद और एक क्वेश्चन में क्या बोलूं। On 1st of December 2001, GR Construction Company Limited undertook a contract to construct a building for 45 lakh. मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 45 लाख। ऑन 31st March the company found that it had already spent 32.50 lakh on the construction. Additional cost of the completion is estimated to 15.510. ये एडिशनल कॉस्ट मतलब फर्दर कॉस्ट ये इनकर्ड हो चुका है। What amount should be charged to revenue in the final accounts for the year ended 31st March 2002? तो ड्यूरिंग द ईयर कितना रेवेन्यू में हम लोग चार्ज करें और कितना हम लोग बस रेवेन्यू में कितना चार्ज करना है वही बताया। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड अप टू डेट प्लस कॉस्ट टू बी
इनकट फर्दर या फिर फ्यूचर, जो लिखना चाहते हो। कॉस्ट ऑलरेडी इनकट है 32.50। अच्छा, और कॉस्ट टू बी इनकट है 15.10। 46.70 टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 32.50 divided by 47.60 into 100। 68.27%। 277 है, 28% बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हम लोग। उसके बाद यहाँ पर बोला है रेवेन्यू में कितना जाएगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो कि है 45 लाख इंटू 68.27%। सिक्सटी 8.27%। 28 भी कर सकते हो, मैंने 27 ही रखा है। देखते हैं क्या आंसर है। 30, 70 to 150। बस इतना ही पूछा था। ये आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, मेरे पास ये वाला नहीं है। 68.28 लिया है, 68.27 को 28 लिया है, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर तो वेरी कर जाएगा इनके साथ। तो यहाँ पर 30.73 आ गया, इसीलिए 30.72150 आ रहा है, 30.73 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी इसको 8 कर लेते। वैसे 8 ही होने वाला था, क्योंकि वो पॉइंट के बाद मतलब 2777 था, तो इसको 8 ही कर लेते। ठीक है, लॉजिकली तो 8 ही करना चाहिए। ये देखो 45 लाख इंटू 68.28%, तो ये आ गया 30,72,600। 30,72,600। अब एक बार चेक कर लेते हैं। 30 लाख, ये इन्होंने पूरा नहीं लिखा है, 0.73 पॉइंट में दिखा दिया। 726 है, 73 दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा वो भी दिखा दिया है, ठीक है। चलो हम लोग भी दिखा देते हैं प्रॉफिट और लॉस में कितना रिकॉग्नाइज करना है। पढ़ लेते एक बार, ये पूछा था क्या। अच्छा, नीचे था। अच्छा, यहाँ पर एज पर प्रोविजन फाइनल अकाउंट, इसलिए यहाँ पूछा नहीं था। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज इन रेवेन्यू, बस इतना ही पूछा था। ठीक है, हम लोग दिखा देते हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिनेबल लॉस है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 45 लाख। टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड, टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड 47.60, मतलब 47,60,000। टोटल लॉस 45 minus 47.6, टोटल लॉस 2,60,000। और लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कैसे निकालेंगे, ये देखो। 30,72,600 ये रेवेन्यू है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कॉस्ट कितना लग चुका है, 32,50,000 करेंट ईयर का। तो लॉस ही हुआ है ऑब्वियसली। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इतना है, लेकिन लॉस जो है वो हम लोग का इतना आ रहा है। तो 30,72,600 माइनस 32,50,000। थोड़ा आंसर वेरी कर सकता है, क्योंकि मैंने 30.73 नहीं लिखा है, 7260 ऐसे लिख रखा है, ठीक है। तो 177,400 प्लस 260, 2,60,000, 82,600 का प्रोविजंस बनना चाहिए। प्रोविजंस टू बी मेड
इतना बनेगा 82,600। शायद आंसर मैच नहीं करेगा बिकॉज जो है लेने का जो डेटा है वो मेरा अलग है, इन्होंने जो है 72 पॉइंट इतना लिया है। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, एग्जाम में थोड़ी ना आंसर पता होगा, हमें कैलकुलेशन सही करना चाहिए। तो ये देखो टोटल फोर्सिनेबल लॉस दिखा है मैंने, लॉस टू बी प्रोविजंस टू बी मेड भी निकाल लिया, टोटल फोर्सिनेबल लॉस ये आ रहा है 2,60,000, मेरा भी वही आया है। When it is probable that total contract cost will exceed total revenue, the expected loss should be recognized as an expense immediately. मतलब हमें immediately ये 2.60 का लॉस जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी लॉस रिकॉग्नाइज इतना कर चुके हैं तो बाकी अमाउंट हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट इज 82,600। ठीक है, ये पूछा नहीं था, इन्होंने एडिशनल किया है तो मैंने भी करके दिखा दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यू में। एमसीक्यू ये भी हो गया हम लोग का 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अच्छा, एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। XY Limited agrees to construct a building on behalf of its client JH Limited on 1st April 2001. The expected completion time is 3 years। ठीक है, तो 3 साल में ये काम कंप्लीट होने वाला है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम लिया गया है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है ये काम लिया गया है 1 अप्रैल 2001 को। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द एक्सपेक्टेड XY लिमिटेड इनकट कॉस्ट 30 लाख अप टू 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 तक का कॉस्ट जो इनकट हुआ है वो है 30 लाख कॉस्ट इनकट, मतलब इतना खर्चा कर चुका है ये, 30 लाख का खर्चा हो चुका है। अच्छा, फिर यहाँ पर इट इज एक्सपेक्टेड दैट एडिशनल कॉस्ट ऑफ 90 लाख। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे 90 लाख कॉस्ट लगेगा, मतलब यहाँ पर इनको पता चला कि एडिशनल और 90 लाख लगने वाला इस कंस्ट्रक्शन के काम को कंप्लीट करने के लिए। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 112 है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो है 112 लाख, मतलब रेवेन्यू जो है। फिर उसके बाद 31 मार्च 2002 XY लिमिटेड वाज बिल्ड GH लिमिटेड फॉर 42 लाख एज पर एग्रीमेंट। ठीक है, तो बिल बनाया गया है इस डेट पे 42 लाख का। अच्छा, assume that the work is completed to the extent of 75% by the end of second year। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के एंड में डिग्री ऑफ कंप्लीशन 5% ये बोला है, 75% डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। हम लोग को बोला है रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय XY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। ये देखो 31 मार्च 2002 तक का, मतलब यहाँ तक का हम लोग को पहले पूछा है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड बताओ, यहाँ से यहाँ तक का पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड बताओ। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कैसे बताएंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे सबसे पहले। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो गया कॉस्ट टू बी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड 30 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, मतलब टोटल कितना होगा। तो 30 लाख तो इनकर्ड हो चुका है और 90 लाख का कॉस्ट इनकर्ड हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। तो 30 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो 25%, मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 25%। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कितना हो जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा हम लोग का टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितना है 112 लाख, 112 लाख इंटू 25%। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। 28 लाख, 28 लाख आपको। ठीक है, 28 लाख, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इससे आंसर हुआ हम लोग का। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 1।
ईयर 1 में और कितना टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कितना हमें एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए ईयर 1 में, तो एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना हो जाएगा, ये देखो 90 लाख तो दिख रहा है कि हम लोग इतना, मतलब परसेंटेज करोगे तो भी होगा या फिर ऐसे भी कर सकते हो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन और 90 लाख के ऊपर। नाइन्टी 22.5, एक मिनट, 22.5 तो कोई ऑप्शन नहीं है, एक सेकंड, 90 लाख जो है ये हम लोग का, सॉरी 120 होगा ना, मैंने सिर्फ 90 दिखा दिया है, ये 120 लाख, हाँ 120 हो रहा है ना टोटल, टोटल पे 25% कंप्लीशन है तो उतना ही होना चाहिए, तो 30 लाख आएगा। वैसे भी दिख ही रहा है कि 30 लाख का हम लोग का एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड है, 30 लाख का एक्सपेंसेस हम लोगों ने ईयर 1 में रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है 30 लाख, तो ऑप्शन हम लोग का ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या पूछा, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईयर 2 का कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होगा, तो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईयर 2, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें पता है, ईयर 2 में 70, नहीं ईयर 2 का नहीं पता, निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, तो यहाँ पर, ओ नहीं ईयर 2 में ही तो बोला है 75% कंप्लीट है, ठीक है, तो ये तो दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 75%, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कितना होगा, रेवेन्यू था 112 लाख, इसका 75% रिकॉग्नाइज्ड होगा, 75% मतलब 112 इंटू 75%, मतलब ये हो जाएगा 84 लाख, ये हो गया रेवेन्यू टू बी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अप टू ईयर 2 है ना, ये होता है अप टू सेकेंड ईयर, और मुझे सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर का निकालना है, तो रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है रेवेन्यू प्रीवियसली 28 लाख, तो इससे डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि इसमें तो 2 साल का इंक्लूडेड हो जाता है ना, क्योंकि क्यूमुलेट होते जाता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 56 लाख, ओनली सेकेंड ईयर का जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है वो हम लोग का 56 लाख होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी। अच्छा इसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर में बोला है मेसर्स एबी हैज प्रेजेंटेड द इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट नंबर इतना, कॉन्ट्रैक्ट नंबर इतने का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वर्क सर्टिफाइड वर्क completed, cost incurred to date, progress payment, expected further cost to be incurred 50 lakh, to the revenue to be recognized based on the certified work completed। अच्छा हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज निकालना है, लेकिन किस पे बेस करके, सर्टिफाइड अमाउंट ऑफ वर्क पे बेस करके हमें निकालना पड़ेगा, तो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना होगा, तो पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट टू बी इनकर्ड यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखो कॉस्ट इनकट कितना है 360 लाख टोटल, लेकिन वो हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हमें निकालना है सर्टिफाइड वर्क कंप्लीटेड के बेसिस पे, मतलब हम लोग को 320 लाख लेके करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं बोला जाता तो हम लोग 360 लाख लेके करते, तो 320 यहाँ पर, फिर नीचे भी कितना आ जाएगा 320 लाख वर्क सर्टिफाइड, प्लस यहाँ पर अगर फर्दर कोई कॉस्ट इनकट होने वाला है वो तो बताया ही है 50 लाख, ठीक है, 50 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 320 बाई 370 इंटू 100, 320 बाई 370 इंटू 100, तो ये आ रहा है 86.48,
486 मतलब 49 लिख लेते हैं, 49% इतना आ रहा है। अगर हमें ये नहीं लाइन बताया जाता, देखो इस क्वेश्चन में अगर ये वाला लाइन नहीं रहता तो हम लोग 320 नहीं लिख के 360 लेना पड़ता, क्योंकि हम लोग का कॉस्ट टू बी इनकट मतलब जितना कॉस्ट इनकट हुआ है वो पूरा लेना है, वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड दोनों मिला के होता है। ये अगर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ था, वो लास्ट दिन भी मैंने दिखाया था, एक बार हम दिखा देते हैं। यस मैम। हाँ लिखा हुआ था। ठीक है चलो, तो 86.49% हो गया। अब हम लोग बाकी इसमें देखेंगे कि रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड कितना, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इनटू 86.49%। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखना पड़ेगा कितना, 370 लाख। तो 370 इंटू 86.49%, 320.013 लाख आ रहा है अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। देखते हैं ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में 320 लाख दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन ए ले लेंगे, उतने पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नहीं फिफ्थ नंबर है टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, फिफ्थ नंबर में टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ये हम लोग को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, देखते हैं कितना एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पर हो गया 370 लाख, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और नहीं, ये देखो यहाँ पर ना एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज सिंपल, देखो यहाँ थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, वो परसेंटेज से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि परसेंटेज हमारा टोटल कॉस्ट इनकट पे लगा हुआ ही नहीं है, परसेंटेज हमारा लगा हुआ है कि सर्टिफाइड वर्क पे, जबकि सर्टिफाइड वर्क का कॉस्ट और टोटल कॉस्ट अलग है। तो अगर हमें पूछ रहा है टोटल एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज तो 360 लाख रिकॉग्नाइज, तो 360 लाख करना चाहिए, क्योंकि यही करेंट ईयर में रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। सिंपल यहाँ से देख के लिख सकते 360 लाख। अगर हम बाकी क्वेश्चन की तरह इसका परसेंटेज करेंगे तो मेरा मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना, ये देखो नॉर्मली हम लोग अगर 370 में 86.49% करें तो हमारा 360 लाख आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, कम आएगा, 320 आएगा, क्योंकि ये वर्क सर्टिफाइड के ऊपर है इस वजह से। लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्मल देना है ना, यहाँ बोल दिया था कि ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऐसे निकालो, तो हम लोगों ने वैसे निकाला था। तो ये 360 लाख होगा आंसर फर्स्ट ईयर का जो हमारा है। तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का। 5 का ऑप्शन डी हो गया। सिक्स नंबर में क्या बोला है, LP contractor undertake a fixed price contract for 200 lakh. Transactions related to the contract include material purchase, unused material, labor charges, machine used for 3 years for the contract, original cost of the machine, expected useful life, estimated further cost बोला 80 लाख, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिकॉग्नाइज। अच्छा, कितना लॉस हमें रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन यानी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग का आ जाएगा इसमें मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल परचेस्ड हम लोग को कंज्यूम लेना होता है, जैसे हम लोग कॉस्ट शीट में लेते हैं 80 लाख, क्योंकि अगर मेरा पूरा इस साल हुआ ही नहीं है तो इस साल के खर्चे में तो नहीं दिखा सकते ना, तो अनयूज्ड जो है उससे लेस करना है, अनयूज्ड मेटेरियल, तो मुझे मेटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा, अनयूज्ड मेटेरियल 30 लाख, तो ये हो गया 50 लाख मेटेरियल कंज्यूम्ड। अब और क्या खर्चा है वो ऐड करेंगे, लेबर चार्जेस 60 लाख, लेबर चार्जेस 60 लाख, ठीक है। और क्या आ जाएगा, मशीन, मशीन का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ये आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो पूरा मशीन का वैल्यू नहीं जाएगा, उसका डिप्रिशिएशन, जितने मशीन बोला है 3 इयर्स यूज होगा, पर ईयर का मुझे निकालना पड़ेगा डिप्रिशिएशन। मशीन का कॉस्ट है 100 लाख, यूजफुल लाइफ 15 ईयर, तो मुझे SLM लगाना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है 100 लाख। नॉर्मली क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप होता है, इसमें स्क्रैप नहीं है, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी कि 15 ईयर, और हम लोग कितने साल यूज करने वाले हैं, 3 इयर्स यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 100
डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3, तो ये हो गया हम लोग का 20 लाख। ये 20 लाख हो गया। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट बोला है, वो भी ऐड कर देंगे। अच्छा पहले ये ऐड कर लेते, पीछे उसको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 110 प्लस 20, 130 लाख फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड। फर्दर कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट टू बी इनकर्ड है हम लोग का 80 लाख। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 130 प्लस 80 इंटू 100, 130 डिवाइडेड बाई 210 इंटू 100, 61.90, 61.90 इतना आ रहा है। अच्छा अब इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज दिखाना है, हम लोग को पूछा है लॉस। अच्छा तो पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, 200 लाख। वन 123.8 और कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड 130, 6.2 आ रहा है लॉस करेंट ईयर का। अच्छा मुझे करेंट ईयर का निकालने ही नहीं बोला है, बोला लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस निकालने बोला है। ठीक है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल रेवेन्यू 200 लाख और यहाँ पर हो जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हो जाएगा ये 130 प्लस 80, टेन लाख हो जाएगा टोटल लॉस जो है। ये देखो 10 लाख, ऑप्शन बी हो जाएगा टोटल लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस यही पूछा था। ये देखो यहाँ पर पूरे एक साल का नहीं पूछा, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, करंट ईयर का लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछा है, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पूछा है। तो ये 200 लाख रेवेन्यू ये क्वेश्चन में गिवन था सिंपल, ठीक है। और इसको हम लोगों ने निकाल लिया 130 प्लस 80, फर्स्ट ईयर में 130 लाख का खर्चा हुआ है और यहाँ पर हम लोग का हो गया है फर्दर खर्चा होने वाला 80, तो टोटल हम लोग का इतना हो जाएगा। अब ये 130 हम लोगों ने कैसे निकाला वो देखने का है। अच्छा हाँ एक चीज थोड़ा सा देख सकते हो कि ये जो डिप्रिशिएशन है ना ये 3 इयर्स का लगा दिया है मैंने। अगर हम लोग ईयर 1 का निकालते ना तो इसको 1 ईयर का निकालना पड़ता। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 80 लाख और मेटेरियल अनयूज्ड मिला के 50 लाख का मेटेरियल कंज्यूम्ड, ये मैंने लिखा है। लेबर चार्जेस ये देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखो हम दिखा देते हैं यहाँ पर। ये देखो मेटेरियल परचेज हुआ है, अनयूज्ड इतना है, तो लेस कर दिया लेबर चार्जेस मशीन यूज्ड फॉर 3 इयर्स, मतलब ये पूरे 3 साल का है, इसीलिए ये टोटल 3 साल का खर्चा दिखेगा। ठीक है ये 20 लाख। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला है ना इसको निकालने का जरूरत नहीं है, नहीं तो इसका मीनिंग थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें मैंने 1 ईयर का दिखाया नहीं है, वो 3 साल का डिप्रिशिएशन लग चुका है। तो इसको अगर नहीं भी दिखाओगे वैसे भी हमारे क्वेश्चन से रेलिवेंट तो है नहीं, तो ये जो है इसको फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, हमें पूछा नहीं है जब, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है ये हम लोग का हट जाएगा यहाँ से। सिंपल ये वाला हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू
200 लाख गिवन है और टोटल कॉस्ट हम लोग का 130 प्लस 80 यानी कि 210 लाख। टोटल लॉस 10 लाख, ऑप्शन बी। ठीक है, यही पूछा है, यही करते हैं। और अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो हमें फिर डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 साल का हो गया है। डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं 3 साल का, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है क्वेश्चन में बताया है कि हम एक बार चेक करते हैं, क्योंकि मेरा आंसर तो ये पूछा नहीं था तो हम उस पर और ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन ने मशीन यूज्ड फॉर 3 years फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बोला है, तो इसका मतलब 3 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हम लोग को आगे का तो कुछ डेटा दिया नहीं है। और ये जो है ना, मतलब ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड, मतलब ये टोटल खर्चा ही हमें बताए, तो ये भी टोटल, ठीक है, ये लेस करने से ये टोटल खर्चा और 3 years का, इसीलिए मैंने डेप्रिसिएशन निकाला। ये देखो, ठीक है, पर ईयर का तो निकाला नहीं क्योंकि मुझे पूरा लॉस पूछा था, तो मुझे टोटल लॉस, टोटल कॉस्ट अप टू 3 year तक चाहिए था। जैसे ये टोटल हम लोग का रेवेन्यू है, ये टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल 3 years का है। तो 130 लाख जो है इन ये है, और प्लस 80 लाख फर्दर होने वाला है। अभी तक डिसाइडेड कॉस्ट 130 है और 80 लाख फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पर टोटल इतना, तो फिर हमारा, क्योंकि रेवेन्यू इतना है तो फिर ये हम लोग का लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये एमसीक्यू भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 2 ना 3 एग्जांपल्स बाकी था, वो हम बता देते हैं यहाँ पर। ये एग्जाम्पल 1 2 3, 4th नंबर एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। 1 और 2 तो काफी आसान है, 3 थोड़ा सा देख सकते हो, लेकिन आई थिंक अभी तो प्रैक्टिस हो गया होगा कैसे करके रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, वो रिकॉग्नाइज्ड के ऊपर है। एग्जाम्पल 1, ये देखो, एग्जाम्पल 1 में हमें बोल रखा है कि एंटिटी एक्स वाई कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एबी टू कंस्ट्रक्ट 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग। एंटिटी एक्स वाई ने ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ए बी कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। इनको क्या बना के देना है? 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन द सेम प्रीमाइसेस, मतलब एक ही जगह के अंदर 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना के देना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ बिल्डिंग्स विल बिगिन साइमल्टेनियसली, दोनों काम एक ही साथ शुरू हुआ। Building material, construction work and other related activities will go on in parallel to provide cost saving to entity XY। देखो, एक ही साथ काम शुरू कर रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह सारा चीज एक साथ इसीलिए कर रहा है क्योंकि एक ही साथ खर्चा करने से, क्योंकि एक बार लेबर आएगा, ये इस मान लो इस जगह के लिए खर्चा करेगा, फिर इस जगह के लिए, अगर एक ही साथ साइमल्टेनियसली करते हैं तो उसमें कॉस्ट सेविंग होता है। तो वही बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली काम शुरू किया है हर रेस्पेक्ट में, ताकि कॉस्ट सेविंग हो एक्स वाई को। दिस ऑल्सो हेल्प्स ए बी अचीव ए टाइमली कंप्लीशन, और इससे क्या होगा? टाइमली दोनों चीज कंप्लीट हो जाएगा, द टू बिल्डिंग, एंड नेगोशिएट ए कंसोलिडेटेड प्राइस फॉर द टू बिल्डिंग। और इन्होंने, ये मेन पॉइंट है कि, ठीक है, क्वेश्चन किस बात पे बन सकता है कि एक्स वाई ने नेगोशिएट किया कि कंसोलिडेटेड प्राइस बताओ, मतलब दोनों का मिला के बताओ, अलग अलग मत बताओ कि इस बिल्डिंग का इतना खर्चा, इस बिल्डिंग का इतना खर्चा, दोनों को अलग अलग नहीं बता के कंसोलिडेट करके इकट्ठा बताओ, क्योंकि इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? द above example suggests that there is a single contract negotiated to construct 2 buildings that are closely interrelated and interdependent in terms of their ultimate purpose and use, therefore this represent a construction contract। बोल रहा है कि हाँ, ऐसा नेगोशिएशन कर सकते हैं कि 2 बिल्डिंग्स का जो है एक ही साथ प्राइस बता दो, क्योंकि दोनों ही जो है काम आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है, ठीक है, आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर अल्टीमेट पर्पस एंड यूज। तो इसीलिए बोल रहा है कि ये हम लोग एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं, और इसके लिए एक्स वाई जो नेगोशिएशन चाहता है कि भाई मुझे दोनों बिल्डिंग का इकट्ठा बताओ, हम इसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, बात सही है। और ये बात मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया भी था, यहाँ पर कुछ, और ऊपर से यहाँ भी देखो एक चीज लिखा हुआ है, व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट दैट आर क्लोजली इंटररिलेटेड, जो कि एग्जांपल बने। और ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, जैसे कि आर्किटेक्ट, ये मैंने तुम लोग को डेफिनेशन में लिखवाया था। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट, अगर हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिस्ट्रक्शन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है, एज ए सोल प्रोप्राइटर कॉन्ट्रैक्ट्स विथ मेसर्स डीएम कंस्ट्रक्शन टू डिसमेंटल हिज ऑफिस प्रीमाइसेस एंड कंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। बोल रहा है कि जो बना हुआ ढांचा है, ठीक है, ऑफिस का, वो तोड़ दो, ठीक है, तोड़ने के बाद उसी जगह पे एकदम स्क्रैच से नया वाला, मतलब एकदम नए से बनाओ, ठीक है, फिर तोड़ के पूरा डिमोलिस्ट कर दो, पूरा साफ कर दो, फिर नया बनाओ। तो ये क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन भी हमारा, डिमोलिशन भी कंस्ट्रक्शन के काम पे लिया जाता है, मतलब एएस जो है इसको भी कवर करता है। इन द गिवन केस द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स बोथ डिमोलिशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन। तो ये भी हम लोग का क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो ये एग्जांपल्स हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे भी हमें क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स तो लिखवाया था, जो नहीं लिखवाया था वो मैंने बोला था कि तुम लोग एक बार लिख लेना, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया था। कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन सब होता है, ये देखो टेक्निकली अगर एक ही जैसा होता है, इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आर्किटेक्ट का लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ये भी हम लोग का जो है कंस्ट्रक्शन का काम का ही हिस्सा होता है। तो एग्जाम्पल 1 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड वाला देखेंगे, फोर्थ वाला हम लोग कर चुके हैं। इलास्ट्रेशन 1 ये हो गया, ये बाकी सभी हो गए। नया और क्या हो गया, ये वाला हम पढ़ के बता देते हैं, देखो। थर्ड नंबर में क्या बोला है, देखो यहाँ पर। ये तो इलास्ट्रेशन 2 आ गया, एग्जाम्पल 3 जाना है मुझे, ये तो कर चुके हैं। हम्म, हाँ ये रहा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये समझ लो, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। वो जो कॉस्ट है उसमें प्लस जो वैल्यू वो प्रॉफिट का लगता है, वो परसेंटेज में भी होता है, फिक्स्ड प्राइस में भी होता है, ठीक है। क्या इसके बारे में हम लोगों ने देखा था? हाँ इसके बारे में भी देखा था। ये देखो मैंने जब दो कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया वहां पर मैंने ये एग्जाम्पल देके समझाया भी था। ये देखो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट या फिर फिक्स्ड हो सकता है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। The language can be changed as under entire question. ABC Construction has a contract to build an office building. The term and condition are as under. ABC ने कंस्ट्रक्शन का काम लिया है, बिल्ड करना है क्या उनको, ऑफिस बिल्डिंग। ABC's profit is agreed at 25% on expected contract cost, मतलब कॉस्ट प्लस 25%, इनका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ये होने वाला है। फॉर दिस पर्पस द एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड 22 करोड़। लेकिन इसमें बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 22 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगा, ऐसा एग्रीमेंट इनका बना हुआ है। फिर बोल रहे थे एग्रीड प्राइस विल बी रिवाइज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, और बोल रहे हैं कि एग्रीड प्राइस जो ये 22 करोड़ है ये चेंज हो सकता है एक्चुअली कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है उसके बेसिस पे। द कॉस्ट फॉर फिक्सेशन विल बी टेकन एक्चुअल कॉस्ट और 22 करोड़ विच एवर इज लोअर, ठीक है। फिर क्या करना है, क्या क्या कॉस्ट फिक्स करना है, बोल रहा है एक्चुअल कॉस्ट 22 करोड़, जो कम होगा वो हमें लेना है। मतलब क्या बोला है देखो, 25% तो ये लगेगा। अब बोला है कि कॉस्ट 22 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू 22 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कॉस्ट फॉर फिक्सेशन विल बी टेकन एक्चुअल कॉस्ट और 22 करोड़ विच एवर इज लोअर। अब ये वाला और एक्चुअल कॉस्ट जो होगा ये दोनों में जो लोअर होगा उसी को कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा प्लस 25%, ठीक है। आप देखते हैं कैसे प्राइस फिक्स्ड किया गया है। यहाँ पर प्राइस फिक्सेशन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एजम्पशन देखो, क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना तो यहाँ में क्वेश्चन तो नहीं दिया है, एजम्पशन दिया है। देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि द कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड 16 करोड़, तो एक्चुअली कितना इनकर्ड होने वाला है 16 करोड़। तो अब बोल रहा है 10 एबीसी कैन चार्ज, तो कितना प्रॉफिट चार्ज कर सकता है। अब इन दोनों में लोअर जो है 22 और 16 में लोअर 16 है, तो कॉस्ट कितना चार्ज करेगा 16 करोड़ और प्रॉफिट कितना चार्ज करेगा 16 पे 25%। तो 16 पे 25% मतलब 1/4 यानी कि 4 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 करोड़ प्रॉफिट चार्ज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या एग्रीमेंट बनाया था कि जो कॉस्ट है वो 22 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 22 करोड़। और उसके बाद और एक उन्होंने एग्रीमेंट बनाया कि
कि 22 करोड़ तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट जो है वो अगर उससे कम हुआ तो विच एवर इज लोअर, मतलब 22 करोड़ और 16 करोड़ में विच एवर इज लोअर होगा। अब ये 16 करोड़ कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इनका एक्चुअली कॉस्ट जो है वो 16 करोड़ आया था, तो इस तरीके से हम लोग को डिसाइड करने के लिए दे सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाला पॉइंट और देख लेते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट है मुझे जितना याद है। फिर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी 20 करोड़। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिर कितना हो गया 20 करोड़, वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन का ही बोल रहा है, 16 करोड़ प्लस 4 करोड़ का प्रॉफिट, ये हो गया। फिर नेक्स्ट सिनेरियो 1 देखो, हाउएवर इफ कॉस्ट इनकट बाय एबीसी इज 15 करोड़, तो फिर 15 और 22 विच एवर इज लोअर, तो हमें 15 करोड़ ही लेना पड़ेगा। तो फिर कितना प्रॉफिट होगा, 15 करोड़ पे 25%, यानी कि 1/4 करने से 3.75 करोड़ आएगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट जो कि है 15 करोड़ और प्रॉफिट जो है 3.75 करोड़। ये कैसे आया, ये देखो 25% 15 करोड़ पे लगा लिया तो 18.75 करोड़, ये सेकंड आंसर आ गया अगर हम लोग का कॉस्ट 15 करोड़ होता है। अच्छा फिर नेक्स्ट सिनेरियो 2 क्या बोला है, देखो इसमें बोला है for any unavoidable reason if total cost incurred by ABC is 25 करोड़। अब टोटल एक्चुअल कॉस्ट incurred हो गया 25 करोड़, ठीक है, लेकिन इनका तो बोला हुआ था लेस देन इक्वल टू 22 करोड़ होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब किसी रीजन से हो गया है, लेकिन हमें क्या लेना है, विच एवर इज लोअर, तो फिर 22 करोड़ पे ही हमें प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। इट कैन ओनली चार्ज प्रॉफिट ऑन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ 22 करोड़, वो पता ही है क्योंकि उन्होंने वैसा ही एग्रीमेंट बना रखा है। तो 22 करोड़ का 25% और ये 22 करोड़, ये टोटल करने से हमें पता चल जाएगा कितना रेवेन्यू होने वाला है। तो टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेड कॉस्ट 22 करोड़, ये देखो प्लस 22 करोड़, ये देखो प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट, मतलब यहां पर हो जाएगा 20%, देखते हैं 22 का 25 होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये 25% होगा क्योंकि क्वेश्चन में तो स्टार्टिंग से 25 बोला है, 25 करने पे 5.50 आता है, वो गलती से 20% इन्होंने जो है यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया है। तो 27.50 करोड़ ये हम लोग का हो जाता है कॉस्ट। ठीक है, ये सेकेंड वाले सिनेरियो में हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रखा है, एनालिसिस ऑफ द अबव सिनेरियो। अब बोल रहा है कॉस्ट एक्चुअली इनकट, अच्छा वो सिनेरियो को बता रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। कॉस्ट एक्चुअली इनकट 25 करोड़, एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय एबीसी लिमिटेड, टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनकट, तो एक्चुअली प्रॉफिट इनका कितना हुआ, तो इनका टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो निकला इतना, लेकिन इन्होंने कॉस्ट लगा दिया है कितना, 25 करोड़ यहाँ पर बोला है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो हम लोग 25 से ही लेस करके बुक करेंगे ना, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। यहाँ पर यही वाला चीज समझने का है। देखो प्रीवियसली हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपल केस सिनेरियो है कि 22 करोड़ से कम या उसके बराबर कॉस्ट ले सकते, उससे ज्यादा नहीं, और प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट के ऊपर 25%। तो पहले केस में 16 करोड़ आया था तो 16 करोड़ लिया एक्चुअल वाला, दूसरे केस में 15 करोड़ आया तो एक्चुअल वाला 15 करोड़ लिया हम लोगों ने, क्योंकि दोनों ही लेस देन 22 करोड़ था। यहाँ पर 25 करोड़ है, लेकिन वो अलाउड नहीं होगा क्योंकि एग्रीमेंट पहले बन चुका है कि 22 करोड़ से ज्यादा हम लोग नहीं देंगे। तो 22 करोड़ पे लग गया, ये मिस प्रिंट है, ये 25% होगा। अब अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना है तो हम कैसे करेंगे, तो भले ही मेरा ये रेवेन्यू आ रहा है लेकिन मैंने तो कॉस्ट थोड़ी ना 22 करोड़ इनकट किया है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने तो 25 करोड़ का इनकट किया है, तो फिर उनका प्रॉफिट आएगा 2.50 करोड़। मतलब जो प्रॉफिट बुक करना है तो हमें एक्चुअल कॉस्ट इनकट से ही लेस करना है। ये पॉइंट टू बी नोटेड था इस पॉइंट पे। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी जो है कि तुम लोग वो इलास्ट्रेशन 1 जो मैंने बोला था वो लिख लेना चाहिए तुम लोग को, बाकी मेरा सारा चीज लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो इसको रीड करोगे तो ही हो जाएगा बस, और यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई एएस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एएस ये हम लोगों ने 7 किया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये वाला एएस स्टार्ट करेंगे, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 जो है ये स्टार्ट करेंगे। ये काफी आसान होता है, जो तुम लोग 11-12 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड पढ़ते हो उसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय बाय मैम। बाय।